एपिसोड 81। मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस शादी को भी और ये भी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वही ये कहकर निधि अपना फोन वापस अपने पास कर लेती है, लेकिन तभी वीर उसका फोन फिर से लेकर उसका हाथ पकड़कर उसकी फोटो को देखकर निधि से कहता है, तुम मुझे तड़पा रही हो। ये गलत बात है। मैं खुद तुम्हें प्रैक्टिकली देखना चाहता था सामने से, लेकिन तुमने इस फोटो से गड़बड़ कर दी है बीवी। आज तुम बेड पर हिल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं बुरी तरह से तुम्हें ट्रीट करने वाला हूँ। वही ये सुनकर निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से वीर को देखने लगी। वही अब आरव वक्त से पहले उसी जगह पर आ गया था और अपनी कार में बैठकर बस बानी का वेट कर रहा है। और वही अब उसका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि बानी कुछ बच्चों के साथ उसी आइसक्रीम वाले के पास आ गई थी, जिसे देखकर आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कार से बाहर आ जाता है। वही बानी आइसक्रीम वाले से बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद रही थी कि तभी वो आइसक्रीम वाला बानी से बोला, अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। आपको पता है कब से सर आपका वेट कर रहे थे। सुबह से ही सर यहाँ पर बस आपके लिए आए हैं। वही ये सुनकर बानी को अजीब सा लगा और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने आइसक्रीम वाले से पूछा, भैया आप क्या बोल रहे हैं और अंडरस्कोर की बात कर रहे हैं? कौन वेट कर रहा था मेरा? आइसक्रीम ने जवाब दिया, अरे वो अपने पीछे देखिए, सर आपके पास तो आ रहे हैं। वही ये सुनकर बानी एकदम से पीछे मुड़ जाती है और वो आरव को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ए फ्लैट आगे, प्लीज मेरे पीछे मत आइए, मुझे नहीं रहना है आपके साथ, आप बहुत बुरे हैं। बानी जो रात के अंधेरे में अब सड़क पर पैदल भाग रही थी और अपने पीछे आरव जो उसकी पीछे भारी तेज कदमों से आ रहा था। बानी ने आरव को देखते हुए कहा, बानी मैंने कहा रुक जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, एक बार मेरी बात सुनो। आरव ने बानी के पीछे आते हुए कहा, नहीं कभी भी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता है आप मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि आप हमेशा से यही करना चाहते हैं। बानी ने एक पीछे आरव को देखकर कहा और फिर से भागने लगी। वही ये सुनकर आरव गुस्से में जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर तुम वही के वही नहीं रुकी तो सच में तुम्हें जान से मार दूंगा, स्टॉप इट। वही आरव की गुस्से भरी हुई आवाज सुनकर बानी वही एकदम से रुक गई और पीछे पलटकर आरव को देखकर डरने लगी, जो बहुत गुस्से में अब उसकी तरफ चलते हुए करीब आ रहा था, जिससे बानी के हाथ पैर कांपने लगे। तभी आरव एकदम से उसके पास आकर खड़ा हो गया है। ये बहुत ही गुस्से में बानी को घूरने लगा, जिससे बानी आरव को कुछ बोल पाता। तभी आरव उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपना माथा बानी के माथे से जोड़कर गहरी सांस लेते हुए कशिश भरी आवाज में कहता है, प्लीज अब मुझसे दूर मत भागो। हाँ बहुत गलत हूँ और तुम्हारे साथ भी गलत किया है, लेकिन अब बस, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज बानी, मुझसे दूर मत भागो, अब मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। वही बानी आरव के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर कर देती है, जिससे आरव हैरानी से बानी को देखता है, जिसकी आंखों में आंसू बेहिसाब बह रहे थे। आरव बानी के पास उसके आंसू को पोंछने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था कि तभी बानी रोते हुए अपने हाथों से अपने आंसू को साफ करते हुए बोली, आपने मेरे साथ जो किया था मैं आपको माफ नहीं कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रहा हूँ, आरव ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि बानी को रोते हुए देख उसे के दिल में दर्द महसूस हो रहा था। मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप फिर से मुझे परेशान करेंगे, बानी रोते हुए बोली। नहीं अब नहीं, मैं तुम्हें प्यार से रखूंगा, क्योंकि अब मैं बदल गया हूँ, आरव ने खुद बानी के आंखों में आंसुओं को साफ करते हुए कहा। आप कभी भी नहीं बदल सकते हो, बानी ने मना करते हुए कहा, जिससे आरव उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, तो फिर तुम बदल दो मुझे, जैसा चाहती हो वैसा बन जाऊंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ।
बानी के सीने लगते हुई बानी ने रोते हुए कहा, आपने मुझे हराया था, मैं आपको माफ नहीं कर सकती हूँ। मैं फिर भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम जो सजा दोगी मैं तैयार हूँ, आरव ने उसे कहा। वही ये सुनकर बानी ने कहा, आप ये सब क्यों करेंगे? मैं ये सब बस अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूँ। मुझे मेरी वाइफ को मानना है, उसे प्यार करना है। वही अब बानी के सवाल से ये कहकर आरव के चेहरे पर कुछ सुकून था। लेकिन आप वो शादी, आगे बानी कुछ कहती तभी आरव उसे अपने सीने से थोड़ा सा दूर करके अपने को बानी के पर रख खुद अंडरस्कोर करने लगा, जिससे बानी की आंखें बंद हो गई। एक लंबी अंडरस्कोर के बाद आरव बानी से अलग होते हुए बानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोल पड़ा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस शादी को भी और ये भी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी वाइफ हो जिसके बिना मैं तड़प रहा था। माई शार्प रैबिट, आई लव यू। आज आरव ने उसे खुद अपने प्यार और उनके रिश्ते को उसके सामने एक्सेप्ट किया था, साथ ही अपनी फीलिंग को जाहिर की थी। पहली बार आरव ने अपनी फीलिंग और अपना रिश्ता खुद से कबूल करके बानी के सामने कहा, जिससे बानी कुछ नहीं बोल सकी, बस अपनी गीली पलकों को बिना झपकाए आरव को देखती ही रही। कुछ देर बाद बानी का घर। बानी जो इस वक्त एक कुर्सी पर बैठे हुए एक पेपर पर कुछ लिख रही थी, तो वही उसके सामने आरव वही बैठा हुआ बानी के घर को देख रहा था, जो बहुत ज्यादा छोटा था और उसके हिसाब से कुछ अजीब भी, जिसे बानी खुद अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी। आरव घर को देखकर बानी से कहता है, तुम सच में 1 महीने से इस छोटी सी बस्ती और इस घर में रह रही थी? वही ये सुनकर बानी लिखना बंद कर देती है और आरव के हाथ में अपने लिखे हुए पेपर को देखकर कहती है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, शायद इसके बाद आपको सब समझ में आ जाए। मर्जी आपकी है। वही ये सुनकर आरव कंफ्यूज्ड होकर बानी को देखता है और फिर बानी का लिखा हुआ पेपर को पढ़ने लगा, जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब लग रहे थे, जिसे देखकर बानी अपने मन में कहती है, इन्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो इनकी बात सुनकर इन पर यकीन करके इन्हें माफ कर दूंगी। अब पता चलेगा जो गलती करता है उसे सजा कैसे देते हैं मिस्टर आरव खुराना। ये क्या है? आरव ने चीर कर कहा, जिससे बानी आरव से कहती है, कॉन्ट्रैक्ट गिल्ट पेपर्स। वॉट? आरव ने हैरानी से कहा, वॉट? क्या सच में ये कॉन्ट्रैक्ट गिल्ट पेपर्स है? अगर आपको लगता है कि आपने उस समय, मेरा मतलब पहले दिन से जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, तब से आपने मेरे साथ गलत किया है, आप गलत थे, तो इस पर अपने सिग्नेचर करिए और जो मैंने इस पर लिखा है उसे करके अपनी गलती को खुद सुधारिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ करना तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि तब मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी और नहीं आपके साथ चलूँगी। बानी ने बहुत ही सीरियस होकर कहा। वही ये सुनकर आरव सच में हैरानी से बानी को देखने लगा, लेकिन तभी बानी के हाथ से पेन लेकर उस पेपर पर अपने साइन कर देता है, जिससे अब हैरान होने की बारी बानी की थी। अब आगे क्या सच में आप यहाँ पर रहने के लिए तैयार है? क्या सच में आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे? क्या सच में आप वही काम करेंगे जो मैं आपसे कहूँगी? बानी ने अपने पेपर पर लिखी हुई कंडीशन को पढ़कर एक बार आरव को देखकर हैरानी से कहा। क्योंकि बानी ने जो खुद से लिखकर अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी किए थे, उसमें बानी ने कुछ ऐसे ही बहुत सी कंडीशन को लिखा हुआ था, जिस पर आरव ने पढ़कर इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अग्री होते हुए अपने हाथों से बानी के सामने सिग्नेचर किए थे, जो बानी के लिए हैरानी वाली बात थी, क्योंकि उसे लगता था कि आरव उसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता है। वही अब आरव बानी को देखकर मुस्करा कर प्यार से बोला, हाँ, मुझे तुम्हारी हर कंडीशन मंजूर है, क्योंकि इससे तुम मुझे माफ़ करने के बारे में सोचोगी तो तुम जो कहूँगी मैं सब करूँगा, बस तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ। शार्प रैबिट। वही अब बानी की बात सुन को अनकंफर्टेबल फील होने लगा, क्योंकि आरव ने आज से पहले इतने प्यार से उससे बात कभी भी नहीं करी थी।
लेकिन तभी बानी ने आरव से कहा, तो फिर ठीक है, किचन में जाइए, मेरे लिए कुछ खाना बना कर लेकर आइए। वही ये सुनकर आरव ने उसे देखकर कहा, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तुम कुछ और बोल सकती हो। अच्छा, आप भूल गए हैं, एक बार मैंने भी आपसे ये ही कहा था, लेकिन फिर भी आपने मुझे से खाना बनाने के लिए कहा था और आपको अभी मेरे लिए बनाना ही होगा। और यही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर में भी है, मैं जो भी काम करने के लिए कहूँगी आपको करना ही होगा, समझे आप? और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आइए, किचन उस तरफ है। बानी ने अब आरव को किचन का रास्ता दिखाते हुए कहा। वही अब आरव के जाने के बाद बानी खुद ही अब परेशान होते हुए बोली, इस खड़ूस को आखिर हुआ क्या है, जो ये मेरी हर बात मान रहा है बिना बहस के। ओह बानी, अब तुझे क्या हुआ है? क्या तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? मतलब खड़ूस थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है। ये कहकर बानी को वही याद आ गया जब आरव ने बानी को अंडरस्कोर करते हुए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था। कुछ देर बाद आरव ने बानी के लिए सूप बनाया था, जो बानी को अच्छा लगा था क्योंकि वो उससे तो 100 गुना अच्छा बना हुआ था। लेकिन फिर भी बानी आरव को देखकर कहती है, अभी तो कुछ देर पहले आपने कहा था कि आपको खाना बनाना नहीं आता था, तो फिर इतना परफेक्ट सूप आपने कैसे बना लिया? कहकर बानी अपनी एक आईब्रो उठाकर आरव को शक भरी नज़र से देखने लगी। क्या सच में अच्छा इतना बना है? मैंने पहली बार बनाया था, मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मैंने इंटरनेट की हेल्प से बनाया था। लेकिन अब तुम बोल रही हो तो एक मैं भी चेक कर लेता हूँ, कहकर आरव बानी का सूप के बोल से खुद सूप टेस्ट करने लगा। वही बानी आरव को देखकर मन में रोते हुए कहती है, ये सच में बदल रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। वही आरव बानी के घर को फिर से देखने लगा, जिससे बानी आरव को घूरते हुए बोली, कब से देख रही हूँ, जब से आप यहाँ आए हैं मेरे घर को अजीब नज़रों से घूर रहे हैं। देखिए, ये घर मेरा है, आपके घर की तरह तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर अपने साइन किए हैं उसके मुताबिक फिर आपको मुझसे दूर रहना होगा। वही ये सुनकर आरव गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं समझ गया हूँ, वो क्या है ना, मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर आगे कुछ बोल पाता, तभी बानी उसे कहती है, मतलब ये ही है ना, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं? तो फिर ठीक है, आप अपने घर जा सकते हैं। मैंने नहीं कहा है आपसे ये सब जबरदस्ती करने के लिए, आपने खुद ही तैयार हुए हैं अपनी मर्जी से। वही ये सुनकर आरव अपना कोट उतार कर बानी के ऊपर फेंकते हुए आवाज़ लेते हुए बानी से कहता है, मुझे नींद आ रही है, चलो रूम में चलते हैं। हमारा रूम कहाँ है? हमारा रूम? बानी ने आरव का कोट अपने चेहरे से हटाकर गुस्से में कहा। वही आरव बानी से नॉर्मल होते हुए बोला, तुम भूल रही हो शादी के वक्त फेरे लेते हुए उस पंडित ने क्या कहा था? पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहना चाहिए और उनका एक दूसरे की हर चीज़ पूरा राइट है। वैसे जिस तरह से मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो उसी तरह तुम और तुम्हारी हर चीज़ मेरी है, एवं तुम्हारा रूम भी। मेरा मतलब नहीं हमारा रूम, क्योंकि पति पत्नी मैं और तुम नहीं होते हैं, हम होते हैं। तो अब चलो और मुझे बताओ, हम दोनों का रूम कहाँ है? वही ये सुनकर बानी आरव को ऐसे देखने लगी जैसे वो आरव की बात सुन पागल हो गई है। आरव बेड पे लेटकर बानी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अब आ जाओ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वही बानी आरव को देखकर नीचे बिछे हुए मेट्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैंने आपसे नीचे सोने के लिए कहा था, तो आप मेरे बेड पे क्यों लेट गए हो? चुपचाप जाकर नीचे सो जाइए। क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकता हूँ? आरव ने बानी से कहा। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, जाइए और नीचे जाकर सो जाइए, बानी ने आरव को घूरते हुए कहा। जिससे आरव नीचे बिछे हुए मैट्रेस के पास आ जाता है, जिसे देखकर बानी गहरी सांस लेते हुए बेड पर लेट रही थी कि तभी आरव को देखकर बोल पड़ी, ये आप क्या कर रहे हो?
अब क्या हुआ? आरव ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। ये आपका अकेला का रूम नहीं है जहां पर आप नंगे फूंगे होकर घूमेंगे, मैं भी हूं यहाँ पर। बानी ने अपने आंखों पर हाथ रखकर आरव से कहा, जो इस वक्त शर्ट उतारकर अपनी शर्ट लेस था। तभी आरव बानी को देखकर मुस्करा देता है, लेकिन तभी बानी से बोला, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। तुमने क्या नोट नहीं किया पहले, जब मैं तुम्हारे पास आकर सोता था? वही ये सुन बानी को आरव पर गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और पिलो को पकड़ लिया आरव की तरफ पीठ फेर कर सो जाती है और मन में आरव को गुस्सा करते हुए बोली, बदतमीज आदमी, कैसे मुझे अपनी हॉट बॉडी दिखाकर मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कह बानी आरव की हॉट बॉडी के बारे में सोचकर मन ही मन अट्रैक्ट होते हुए कहती है, पर कुछ काम बोलो, ये खड़ूस जितना हैंडसम है उतनी ही इसकी बॉडी भी बहुत हॉट है, बिल्कुल जॉन अंडरस्को हम की तरह स्ट्रॉन्ग और कड़क। और ये कह बानी मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी और इस बात पर खुश हो रही थी कि आरव ने उनके शादी के फेरे के वचन को पर सच में इतना ध्यान दिया था कि उसे हर बात और शादी के मंत्र के साथ फेरे में लिए हुए वचन अच्छे से याद है। वही अब धीरे से बानी चुपके से बेड पे से उठकर नीचे आरव को देखने लगी, जो सो रहा था, जिसे जमीन में सोते हुए देखकर उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी बानी आरव की तरफ ही अपना चेहरा रख दिया। आरव ने देखते हुए कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता है, जिसके बाद आरव जो अब तक बस सोने का नाटक कर रहा था, वो अपनी आंखें एकदम से खोल देता है और सीधा उठकर रूम से बाहर निकल जाता है और फिर फोन पर को मुस्करा कर कहता है, मुझे मेरी वाइफ मिल गई है। वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ कैसे? फोन पर दूसरी तरफ वीर ने कहा, जो खुद भी रूम की बालकनी में खड़ा हुआ स्मोक कर रहा था। वही ये सुनकर आरव उसे कहता है, वो तेरे लिए जानने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस नहीं आऊंगा तो तुम देख लेना। और ये कहकर सीधा कॉल कट करके रूम में वापस आ जाता है और बानी के पास जाकर झुककर बानी के सोते हुए मासूम से चेहरे को देखकर मुस्करा कर कहता है, जितना सबक सिखाना है उतना सिखा दो, जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए और तुम मुझे पूरे दिल से माफ करके मुझे और हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर सको। मुझे बस अब तुम चाहिए और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा, जो तुम कहो वो भी। ये कहकर आरव और झुककर धीरे से अपने से बानी के को तारांकन लेता है और फिर जल्दी से अलग होकर बानी के रूम को देखकर बोलता है, अगर मेरी वाइफ इस रूम में सो सकती है तो मैं भी। और ये कहकर आरव गहरी सांस लेते हुए बानी की तरफ अपना चेहरा करके सोने लगा था और मुस्करा रहा था। आज वो बानी को देख पा रहा है। बानी के साथ एक छत पे एक रूम है, जिससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन तभी उसका ये सुकून से देखा नहीं गया और एक मच्छर ने आकर सीधा उसके गाल में काट दिया, जिससे आरव चीखने ही विला था, लेकिन बानी को देखकर अपने मुंह बंद कर देता है और अपने गाल को सहलाते हुए अपने आसपास उड़ रहे मच्छर को देखने लगा, जो पता नहीं कहां से आ गया और बानी को छोड़कर उसे के आसपास मंडरा कर उसे बार बार काट रहा था, जिसे मारने के लिए आरव अपना पिलो पकड़ लेता है और गुस्से में लेकिन बानी की नींद की परवाह के साथ मच्छर को मारने की कोशिश करने लगा, जिससे अब उस मच्छर के साथ और मच्छर आ गए जो आरव को काटने लगे। वही दूसरी तरफ वीर, जो आरव के कॉल एंड को देखकर मुंह बनाकर कहता है, ऐसा भी क्या करने वाला है, को कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएगा और मुझे सब कुछ हैंडल करने के लिए बोल रहा है। पता तो करना ही होगा, लेकिन अभी मुझे मेरी बीवी के पास जाना है। और ये कहकर वीर अपने रूम में आ गया, जहां पर निधि अपनी खूबसूरत बदन पर चादर ओढ़ कर सीने तक कर खुले बाल जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, वो ऐसे ही आराम से सोई हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वीर ने उसे कुछ देर पहले कितना परेशान किया था।
जिसे देखकर वीर, जिसने अपनी कमर पर टावल लपेट कर रखा हुआ है, वो निधि के पास आकर अपना टावल हटाकर निधि के साथ चादर के नीचे आ जाता है कि निधि को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने करीब चिपका लेता है और मुस्करा कर खुद से कहता है, पता नहीं क्यों मैं इतना पागल हूँ अपनी बीवी के लिए। मेरा तो हर वक्त मन करता है कि ऐसे ही इसके साथ रहूँ और जी भर कर प्यार, ऐसे ही प्यार करता रहूँ। वैसे ये मेरा हाल है तो उस आरव का क्या होगा? साला, वो तो मुझसे भी ज्यादा अपनी बीवी के लिए पागल है। ए फ्लैट आगे। अगली सुबह बानी जैसे ही नींद से जागकर अपनी आंखें खोलकर आरव को देखती है तो हैरान हो जाती है, लेकिन तभी जोर जोर से हंसने लगी। जिसे देखकर आरव कंफ्यूज्ड हो उसे देखने लगा और उसे कुछ बोल पाता तभी बानी उसके गाल को देखकर कहती है, ये आपके गोरे गोरे गाल को क्या हुआ? आरव, जिसके गोरे गोरे गाल कल रात मच्छर के काटने से लाल हो गए थे और थोड़े सूजे हुए थे, जिससे आरव को तो अभी अपने गाल में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन अभी बानी को आरव को देखकर हंसी आ रही थी क्योंकि आरव उसे फनी लग रहा था। जिससे आरव अपने गाल को हल्के से छूते हुए बानी से बोला, कुछ करो, मुझे दर्द हो रहा है। वही ये सुन बानी को अब आरव की फिक्र हो गई थी क्योंकि सच में आरव के गालों में मच्छरों ने बुरी तरह से काटा था। बानी अब आरव को एक ऑलिमेंट देते हुए कहती है, इसे लगाए आपका दर्द कम हो जाएगा। कहते हुए बानी जाने लगी, लेकिन तभी आरव उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे बानी के दोनों हाथ आरव को शर्ट लेस चेस्ट पर आ जाते हैं, जिसे बानी जल्दी से हटाकर आरव से डरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम मेरी बीवी हो, भूल गई? तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी हर चोट को कम करने का, तो तुम खुद मुझे अपने हाथ से ये ऑलिमेंट लगाओ, आरव ने बानी से कहा। जिसे सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, आप फिर से मुझे ऑर्डर दे रहे हो? ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। आप मुझे पर कोई ऑर्डर भी झाड़ सकते हैं। मैंने ऑर्डर नहीं, बस रिक्वेस्ट करी है। प्लीज इसे मेरे गाल पर खुद अपने हाथों से लगाओ, आरव ने बानी से अब रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जिससे बानी आरव के हाथ से ऑलिमेंट छीनते हुए आरव से कहती है, पहले अपना हाथ हटाइए मेरी कमर से। वही ये सुनकर आरव अपना हाथ हटा देता है और मुस्करा कर बानी को देखने लगा, जो अब खुद उसके गालों पर ऑलिमेंट लगा रही थी, साथ ही धीरे धीरे अपने से उसे के गाल को फूंक भी मार रही थी, जिसकी गर्म सांसें महसूस करके आरव अपनी आंखें बंद करके बानी को फील करने लगा, लेकिन तभी बानी की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, हो गया है, और हाँ, ये मैंने खुद से लगाई है क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेज हुए हेल्प मांगी थी। ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। ऐसा वैसा कुछ से क्या मतलब है? आरव ने हंसते हुए पूछा। जिससे बानी आरव को देखकर उसे कहती है, चुप रहिए समझे, अब जाकर फ्रेश हो जाए और नाश्ता बनाकर घर का काम करिए, क्योंकि आज से आपको यही काम करना है। ओके, लेकिन मुझे कपड़े चाहिए तो मुझे ला कर दो और न्यू टॉवल भी प्लीज। कहते हुए आरव वॉशरूम में जाने लगा, जिसे देखकर बानी ने उसे रोकते हुए कहा, आप फिर से मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? अब आप मेरे बॉस नहीं हैं, अब मैं यहाँ की बॉस हूँ, समझे? तो मुझे ऐसे ऑर्डर देना बंद करिए। वही बानी की बात सुनकर आरव उसे मासूम बनकर बोलता है, मैंने कहा तुम्हें ऑर्डर दिया? मैंने तो बस अपने लिए पहनने के कुछ कपड़े मांगे थे, और वो भी प्लीज बोलकर तुम्हें अच्छे से सुनाई नहीं दिया। देखो, अगर तुम्हें कपड़े नहीं देने हैं तो मैं खुद से अपने कपड़े लेकर आ सकता हूँ, लेकिन तब ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे नॉर्मल बनकर रहना होगा और मुझे अपना नाम यहाँ तक कि कोई भी पावर को यूज नहीं करना है। मैं तो उसे ही फॉलो कर रहा हूँ। आरव की बात सुनकर बानी को भी लगता है कि आरव सही बोल रहा है, लेकिन तभी बानी आरव को उंगली पॉइंट करते हुए बोली, आपसे ज्यादा दिमाग है मेरे पास, समझे? तो अब मुझे बेवकूफ मत समझना। आप जाइए, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। कहकर बानी सीधा रूम से बाहर निकल गई, जिसके बाद आरव डेविल स्माइल करते हुए कहता है,
शार्प रैबिट तुम हो तो बहुत तेज, लेकिन अब तुम्हें मुझे कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से आता है। कुछ ही देर में बानी अपने हाथ में 2-3 बैग लेकर रूम में खुद से बातें करते हुए घुस जाती है, लेकिन तभी आरव को देखकर उसके हाथ से बैग छूट जाता है और जल्दी से चीख कर अपनी आंखें में हाथ रख कर कहती है, ये सब क्या है? आप ऐसे रूम में क्या कर रहे हो? वही आरव जिसने इस वक्त अपनी कमर पर एक टॉवल को लपेट कर रखा हुआ था और वो दूसरे टॉवल से अपनी गीली बॉडी को पोंछ रहा था जो अभी नहाने से गीली थी। बानी को देखकर आरव उसे देखकर पहले स्माइल करता है, लेकिन तभी बानी से बोला, तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो? मैंने टॉवल नीचे पहन कर रखा हुआ है। वैसे भी मैं नहा चुका था और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, तो मैं ऐसे ही बाहर आ गया। वही बानी एकदम से आरव के सामने पीठ फेर कर पलट जाती है और अपने हाथ आंखों से हटाकर आरव से कहती है, कपड़े बैग में है, प्लीज जल्दी से उसे पहन लीजिए। कहकर बानी रूम से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद आरव बानी के लाए हुए कपड़े को पहनकर बानी के सामने था, जिसे देखकर बानी खुद से ही मन में कहती है, अमीर आदमी को कोई भी कपड़े पहना दो लेकिन वो दिखेगा ही सबसे अलग, जैसे ये खड़ूस लग रहा है, हैंडसम। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? आरव ने उसे कुछ सोचते हुए देखकर कहा, जिससे बानी एकदम से सेंस में आती है और जल्दी से कहती है, कुछ नहीं, अब जाइए, मेरे लिए चाय बना कर लेकर आइए। ओके, पर मुझे भी कॉफ़ी पीनी है, आरव ने बानी से कहा। जिससे बानी आरव को घूरने लगी, तो तभी आरव ने अपना सर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चाय पी सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। कहकर आरव किचन में जाकर फ़ोन पर चाय की वीडियो को देखकर चाय बनाने लगा, जिसे चुपके से बानी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। वही आरव जो बानी के घर का सारा काम कर रहा था, क्योंकि बानी ने उसे करने को दिया था, और अभी आरव कपड़े धोकर उसे बानी की छोटी सी बालकनी में तार पर सुखा रहा था, जिसके साथ बानी भी खड़ी हुई आरव के काम को ऐसे देख रही थी जैसे कोई टीचर तब देखता है जब उसे अपनी क्लास में बैठे हुए बच्चे पर शक हो कि पक्का ये कोई नक्कल कर रहा है। बानी आरव के आसपास घूमकर आरव को देखने लगी, जो कपड़े तार में आराम से सुखा रहा था, जिसे देखकर बानी खुद से मन में सवाल करने लगी, नहीं, ये वो खड़ूस आरव खुराना हो ही नहीं सकता है। आते अरे, जो इंसान अपने पैर के शूज के लेसेज को बांधने के लिए भी झुकता नहीं है, वो आज मेरे लिए मेरी हर बात कैसे मान सकता है? ये आरव खुराना हो ही नहीं सकता है, ये कोई बेहरोपिया है। बानी सच में आरव को ऐसे घर के काम और उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव सच में अरब है भी या नहीं। लेकिन तभी बानी की नज़र अपने घर के सामने खड़ी हुई कुछ आंटी और कुछ बस्ती में आती जाती हुई लड़की पर पड़ी, जो आरव को अपनी आंखों से ताड़ रही थी, जिसे देखकर बानी उन सभी को घूर कर देखने लगी, जिससे आरव जो कपड़े सुखा चुका था वो बानी को कुछ पूछ पाता कि उसे अब क्या करना है। तभी उसकी नज़र भी बानी पर चली गई, जो कुछ औरतों और लड़कियों को देख रही है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। वही अब ये देखकर आरव के पर मुस्कान आ गई थी। तभी वो एकदम से पीछे से बानी को बाहों में भरकर उन सभी लड़कियों को देखकर बानी के गाल पर अंडस्को कर देता है, जिससे बानी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी और वही सामने खड़ी लड़कियां मुंह बनाकर वहां से चली गई थी। अब आगे तुम्हें से भी जेलस और इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अलावा लड़की में इतना दम नहीं है और न ही औकात है कि आरव खुराना को छू भी पाए, क्योंकि ये हक मैंने बस तुम्हें दिया है। आराव ने बानी को प्यार से भरते हुए अपनी बाहों में सिमटे हुए कहा, जिससे बानी का दिल तो इस वक्त जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन तभी बानी आरव को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको मना किया था न, आप मेरे करीब नहीं आएंगे। ये तो उन कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लिखा हुआ था, ये रूल्स तुमने कब ऐड किया? ये चीटिंग है, आरव ने कहा। जिससे बानी जल्दी से कहती है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
एक न्यू रूल्स भी अपनी मर्जी से उन कॉन्ट्रैक्ट पर लिख सकती हूँ। अब चलिए अपना काम जल्दी खत्म करिए। शाम को कुछ क्लाइंट आने वाले हैं जी, जिनके साथ मेरी इम्पोर्ट मीटिंग है। क्लाइंट और वो भी मीटिंग? आरव ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया अब बानी की कौन सी मीटिंग है। वही अराव ने बड़ी मुश्किल से कुछ स्नैक्स बनाए थे जिन्हें वो अपने हाथ से लेकर किचन से बाहर बानी के इम्पोर्ट क्लाइंट के लिए बनाकर लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही बाहर बानी के साथ बहुत सारे बच्चों को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बानी के क्लाइंट के जगह ये बच्चे उसके घर में क्या कर रहे थे। और वो इस बातें मैं बानी से पूछ पाता। तभी बानी आरव के हाथ से स्नैक्स लेकर उन बच्चों को एक एक टेस्ट करवाते हुए उनसे बोली, कहा था ना ये टेस्टी होगा, क्योंकि इस बार मैंने अपने लिए एक हेल्पर जो रखा है। अब बोलो बच्चों, क्या तुम्हारे घर में अगर का बर्थडे या कोई छोटा सा फंक्शन होगा तो तुम सीधा ऑर्डर मुझे ही दोगे न? देखो इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इस बार खाना मैं नहीं मेरा हेल्पर बनाने वाला है। वही सभी बच्चे खाते हुए आराम से बानी की बात सुनकर बानी से बोले, ये सब तो टेस्टी बना है दीदी, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने तो आपको कोई भी बर्थडे या भी फंक्शन में ऑर्डर देने से साफ मना किया है। कल के ऑर्डर से अब आप कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई है, तो हम सभी को लगता है कि आप अपना कैटरिंग का बिजनेस बंद कर देना चाहिए। तुम सब बहुत बड़े नालायक हो। यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए कितना टेस्टी खाने के लिए बनाया है और तुम मुझे मेरा बिजनेस बंद करने के लिए बोल रहे हो। अब बस देख ली तुम्हारी दोस्ती। मैं हमेशा तुम सबकी मदद करती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचते तक नहीं हो। अगर तुम्हारी दीदी का बिजनेस थोड़ा सा आगे चल जाए तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बानी ने कहा, जिसे सुनकर सभी बच्चे अब वहां से उठकर चले गए और वही बानी सेड हो गई, जिसे देखकर आरव बानी के पास जाकर बैठ जाता है। उसे देख कहता है, अभी जो कुछ भी हुआ मुझे समझाओगी कि क्या हो रहा था, और तुमने ये कौन सा केटरिंग बिजनेस शुरू किया है? वही दूसरी तरफ वीर ऑफिस में था, लेकिन आज उसका ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आज निधि ऑफिस नहीं आई थी। आज उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी हुई थी और वो अभी घर में थी। लेकिन यहाँ पर वीर उसे ऐसे मिस कर रहा था जैसे कब से उसे देखा तक नहीं। इसलिए निधि को कॉल कर देता है, जो उसका कॉल ये कहकर काट देती है कि उसे ऑफिस में ध्यान देना चाहिए, न कि हर वक्त निधि को परेशान करने में, जिससे अब वीर का मुंह बन गया था। और वो मुंह बनाकर खुद से कहता है, इसे तो खुश होना चाहिए कि मैं इसे कितनी इम्पोर्टेंट देता हूँ, लेकिन बीवी है जो उसे कोई भी नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शाम को घर जाकर इस बारे में अच्छे से बात करूँगा। वही दूसरी तरफ निधि इस वक्त किचन में थी और खुश होते हुए वीर के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि उसे बहुत शौक था खाना बनाने का। और अब जब वो ऑफिस का जा रही थी वीर के साथ, तो वीर उसे कोई काम नहीं करने देता था, यहाँ तक कि पानी का ग्लास भी उठाने से मना कर देता था। वही निधि ने आज इसलिए छुट्टी ली थी कि आज वो खुद पहले की तरह घर का काम खुद अपने हाथों से करे, और स्पेशली वीर के लिए खुद अपने हाथों से खाना बना रही थी, क्योंकि वो वीर को ये सरप्राइज देना चाहती थी कि उसने उसके पसंद का खाना बनाया है। निधि ने इस वक्त बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों को कल्चर से पूरा समेटा हुआ था, जिससे निधि के चेहरे पर आगे 2 लटें गिरी हुई थी। निधि इस वक्त आटा गूंद रही थी, जिससे उसके चेहरे पर लटे पर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन निधि उसे बार बार अपने हाथों से हटा रही थी, जिससे निधि का गालों पर आटा लग जाता है। तभी उसके पास एक मेज़ थोड़ी सी घबराई हुई आती है, तो उसे कहती है, मैम बाहर कोई मैम आई हुई है और आपको बुला रही है, प्लीज़ चलिए। वही निधि को समझ में नहीं आता है कि उससे मिलने कौन आ सकता है, लेकिन तभी अपने हाथों को धोकर निधि उस मेड को आटा गूंदने को बोलकर किचन से बाहर निकलकर हॉल पर आती है, तो सामने बैठी हुई दिव्या जी को देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई थी। लेकिन तभी निधि उनसे कहती है, आप यहाँ।
वही दिव्या जी जो यहाँ पर शनाया के भड़काने से आई हुई थी, और अभी दिव्या जी निधि को देखती है जो सिंपल सी साड़ी में और अपने चेहरे पर आटा लगाकर उनके सामने खड़ी हुई, और जिसे देखकर उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था उनका बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन और हैंडसम है, लेकिन ये निधि एक नौकरानी को तरह बनी हुई घर में नौकर का काम कर रही थी, जिससे उन्हें बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि निधि को वजह से उनका स्टेटस लॉ जो हो रहा था उनकी नज़र में। दिव्या जी निधि को नीचे से ऊपर तक देखकर उसे सुनाते हुए कहती है, ये मेरे बेटे का घर है, तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। वही ये सुनकर निधि उन्हें कुछ कहती तभी दिव्या जी उसे नफरत से कहती हैं, वैसे तुम तो अब बहुत ज़्यादा खुश हो रही होंगी मुझे मेरे बेटे से दूर करके। अब तो तुम मेरे बेटे को अपने वश में कर चुकी हो। आप क्या बोल रही है मैम? निधि ने कहा, ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम क्या चीज़ हो मुझे अच्छे से पता है। मेरे बेटे को तुमने मुझे से दूर कर दिया है, और तुम मेरे सामने ऐसे बन रही हो जैसे तुमने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा और मेरे बेटे का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तुम तो उसे डिजर्व भी नहीं करती हो। देखा है अपने आप को, न खुद का पता है न ही अपने कपड़े का। कैसे नौकर की तरह बनकर रहती हो। पता नहीं कब तक मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहकर अपना स्टेटस गिरता रहेगा, लेकिन देखना उसे जल्द ही रियलाइज हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जगह रखकर वही छोड़ देगा। मेरा बेटा तुम्हें छोड़ देगा, मेरी बात याद रखना। ये कहकर दिव्या जी निधि को नीचा दिखाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद निधि रोने लगती है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में दिव्या की बातें घूमने लगी कि निधि वीर को बिल्कुल भी मैच नहीं करती है और वीर उसे छोड़ देगा। वही दूसरी तरफ आरव, जिसे बानी के केटरिंग बिजनेस के बारे में पता चला तो वो काफी हैरान हो गया था, लेकिन तभी बानी को कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे इस बिजनेस में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वही ये सुनकर बानी आरव को घूरते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है समझे, मैं खुद अकेले कर सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, तो फालतू में अपनी बकवास बंद करिए और मुझे खुद सोचने दीजिए मैं क्या कर सकती हूँ। कह रहे बानी खुद ही सोचने लगी, जिसे देखकर आरव वही उसके सामने बैठकर उसे देखकर मुस्करा रहा था। कुछ देर बाद आरव इरिटेट होकर खाना बना रहा था, और वो भी फोन पर वीडियो को देखकर। एक बार मैं नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या डलाना है, बार बार बोल रहा है, आरव ने वीडियो को देखकर कहा। कुछ देर बाद कुकर सिटी जैसे ही बजती है, आरव 2 कदम पीछे हो जाता है और कुकर को देखकर बोलता है, अब पता नहीं इसकी आवाज़ मुझे कब तक ऐसे ही इरिटेट करेगी। 3-4 सिटी बजने के बाद फाइनली गैस बंद करके अपने हाथों को टॉवल से पोंछकर बानी के पास आ रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो बानी को और की बाहों में देखकर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है, और वो गुस्से में बानी के पास आता है। बानी को उससे दूर करके जोर से उसके मुंह में पंच मारकर मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? जान से मार दूंगा तुझे मैं। तू जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ। आरव खुराना नाम है मेरा। तेरा अब वो हाल करूँगा तू सोच भी नहीं सकता है। तूने उसे हाथ भी कैसे लगाया, वो बस मेरी है। ए फ्लैट आगे। वही बानी को तो कुछ समझ नहीं आया को आखिर आरव को हुआ क्या, लेकिन वो जल्दी से आरव को कबीर से दूर करती है जिसे आरव मार रहा था। वही आरव तो जैसे कबीर को आज जान से मार देना चाहता था, क्योंकि उसने अभी बानी को अपनी बाहों में भर जो रखा था, जो आरव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी बानी के दूर करने से आरव बानी पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी चुप हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कबीर को देखकर बानी से कहता है, ये कौन है? देखो मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी तुम्हें मेरे अलावा छूने की कोशिश करेगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वही कबीर जो पहले ही आरव को देखकर थोड़ा शॉक में था, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि आरव भी बानी के घर में है।
अभी कबीर वही खड़ा चुपचाप आरव को देख रहा था, जो उसे अपनी नीली जहरीली आंखों से गुस्से में खा जाने वाली नज़र से देखा जा रहा था। वही बानी आरव को देखकर कहती है, ये कबीर है, मेरा दोस्त। दोस्त है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तुम्हें छूने को कोशिश करेगा। आरव ने बानी से गुस्से में कबीर को देखकर दांत पीसते हुए कहा, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं बानी का दोस्त हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और बानी को मैं दोस्त से बढ़कर अपनी छोटी बहन समझता हूँ और कुछ भी नहीं। चाहे तो आप बानी से पूछ लीजिए। कबीर ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए आरव से कहा। वही बानी अब कबीर को जाने के लिए बोल देती है और फिर आरव को देखकर कहती है, आप पागल हो गए थे, बेचारे कबीर को कैसे मारा। वही आरव एकदम से बानी को कमर से पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा सख्त आवाज में बानी को देखकर बोलता है, अगर तुम मेरे अलावा भी लड़के को छूने दूंगी और कोई तुम्हें छूने की कोशिश करेगा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा और इसी पागलपन में उसे जान से मार दूंगा। मेरी हो तुम। ये कहकर आरव बानी को एक झटके में छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है, जिसे बानी हैरानी से देखने लगी। वही कबीर, जो आरव को बानी के घर में देखकर कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन अभी बानी को आरव के साथ देखकर खुश भी था और अभी अपनी बाइक पर बैठकर जाने ही वाका था, लेकिन सामने आरव को फिर से गुस्से में खड़ा होते हुए देखकर फिर से डर जाता है। अब क्या सच में जान से मारने आया है? पहले ही मारकर मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है, अब क्यों आया है ये? कबीर ने डरते हुए मन में आरव को देखकर कहा, सर मैंने अभी जो कुछ भी अंदर कहा था वो एकदम सच है। बानी मेरी छोटी बहन है, पहले दिन से। वही अब कबीर ने आरव से कहा, जिससे आरव उसके पास आकर उसे घूरते हुए कहता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने उसे छूने की कोशिश करी तो जिंदा नहीं रहोगे। मेरी वाइफ से दूर रहना, मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ के अलावा और भी उसकी लाइफ में हो, चाहे तुम भी हो। वही ये सुनकर कबीर जल्दी से हाँ में सर हिला देता है और वहां से डरकर बाइक पर बैठने के लिए जाने लगा था कि तभी फिर से आरव ने उसका कॉलर पकड़ लिया, जिससे कबीर फिर से डर गया और डरते हुए आरव से कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए। क्या बानी 1 महीने से यहाँ पर रह रही थी? क्या तुम ये बात जानते थे? आरव ने कबीर से बहुत ही रुड आवाज में कहा, जिसे सुनकर कबीर घबरा गया, लेकिन तभी सर हिलाकर हाँ बोल देता है, जिससे आरव अपने हाथ उसके कॉलर पर कस लेता है और फिर से कहता है, क्या तुमने बानी की मदद करी थी भागने में? वही कबीर को एहसास हो गया था कि उसके साथ अब अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन आरव की बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है, जिससे आरव उसके मुंह पर एक और पंच मारकर आरव उसे गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुझे पता है मैं 1 महीने से अपनी वाइफ से दूर रहा हूँ, उसके लिए तड़प रहा था। तूने मुझे से मेरी वाइफ को दूर रखा और उसकी हेल्प भी करी। कहते हुए वहां पर कुछ गार्ड्स आ गए, जिन्हें आरव ने देखा और कबीर की तरफ इशारा करते हुए उन गार्ड्स से कहा, जितना हो सके इसे मारो और इसे सबक सिखा देना कि इसने क्या गलती करी है। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो सब बानी। कबीर अपनी बात भी पूरी कर पाता है तभी अपने पर उंगली रखकर बोलता है, श जान से नहीं मार रहा हूँ, तो अब चुप रहो और मेरी वाइफ के बारे में मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। उसे मैं हट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो कर सकता हूँ। ये कहकर आरव उन गार्ड्स को कबीर को ले जाने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद आरव बानी के घर में आता है तो देखता है कि बानी खाना खाने के लिए उसी का वेट कर रही है, जिसे देखकर आरव बिना कुछ कहे आराम से बानी के साथ बैठ जाता है। वही बानी आरव को देखकर कहती है, एक बात कहूँ? वही ये सुनकर अराओ हाँ मैं सर हिला देता है, जिससे बानी आरव को देखकर एकदम से कहती है, क्या आपको कबीर को मेरे साथ देखकर जलन हो रही थी?
वही ये कबीर का नाम सुनकर आरव को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन बानी के सामने नॉर्मल होते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें कैसे तुम्हें और के साथ देख सकता हूँ। ये कहकर आरव खाना खाने लगा, जिसे सुनकर बानी मुंह बनाकर मन में कहती है, बस बार बार मुझे वाइफ बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं मान सकते हैं कि जलन हो रही थी। खडूस। तभी बानी आरव को देखकर उसे बर्तन धोने को कहकर आराम से उठकर रूम में चली जाती है, जिसके बाद आरव अब अपना सर पकड़कर इरिटेट होते हुए खुद से कहता है, इस लड़की ने मुझे पूरा अपना नौकर ही बना दिया है। मैं इसे मानने आया था, न कि नौकर बनने। बानी। आरव काफी इरिटेट हो गया, क्योंकि सच में बानी ने उसे सुबह से लेकर शाम तक नौकर की तरह काम जो करवाया था। वही दूसरी तरफ वीर निधि के हाथों का खाना खा रहा था, जो उसे सच में पसंद आया था। लेकिन तभी उसकी नज़र निधि पर जाती है, जो कुछ उदास हो रही थी, जिसे देखकर वीर उसे पूछ लेता है कि वो ऐसे उदास क्यों है, जिससे निधि उसे कुछ नहीं कहती है, जो अभी भी दिव्या जी की बात सुनकर अभी भी बहुत हट थी और कुछ सोच रही थी। इसलिए जल्दी से खाना खाकर रूम में आ जाती है और बेड पे लेटकर सो जाती है, जिसे देखकर वीर को बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि निधि कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। लेकिन तभी वीर बेड पर आकर निधि को पीछे से बाहों में भर लेता है और निधि की कमर को सहलाते हुए निधि के कान में अंडस्को करते हुए कहता है, निधि खाना बहुत सच टेस्टी बना हुआ था, लेकिन अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं तुम्हें टेस्ट नहीं करूं, मेरा पेट और मन बिल्कुल भी नहीं भरता है। ये कहकर वीर निधि के गर्दन पर अंडस्को करते हुए अपने हाथों से निधि के सीने को सहलाने लगा, जिससे निधि वीर का हाथ पकड़कर अपने सीने से हटाकर वीर से कहती है, प्लीज़ सर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे परेशान मत करिए, मुझे आराम से सोने दीजिए। ये कहकर वीर से दूर होकर निधि सो गई, जिससे वीर अब निधि को परेशान नहीं करता है और साइड में चुपचाप सो जाता है। जिसके कुछ देर बाद निधि वीर की तरफ पलट जाती है, जिसके आंखों में आंसू बह रहे थे, और वो एकदम से वीर के पास आकर उसके सीने से लिपट जाती है और रोने लगती है, लेकिन घूट घूट कर, जिससे वीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। निधि वीर के सीने से लिपट कर रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता है कि मैं आपको डिज़र्व करती हूँ या नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आपके बिना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मैं कैसे रहूँगी। सर प्लीज़ मुझे अपने आप से दूर मत करना। अब आगे। अगले दिन आरव जो फिर से बानी के घर का काम कर रहा था, और अभी बानी इस वक्त घर में नहीं थी, जिसे आरव कब से ढूंढ रहा था। इसलिए आरव बानी को ढूंढने लगा और घर से बाहर आ गया था। वही बानी जो इस वक्त बस्ती की छोटी सी मार्केट में सब्जियां खरीदने में लगी हुई थी, जिससे बानी सब्जी वाले के साथ सब्जियां के दाम पर बहस कर रही थी और बिल्कुल भी मान नहीं रही थी, जिससे सब्जी वाला अब खुद भी परेशान हो रहा था कि क्योंकि बानी सब्जी उठा लेता उसके मुंह पर फेंक कर को चिल्ला रही होती। शर्म नहीं आती है आपको? 20 रुपए के टमाटर, और ये क्या है? आपने आलू को भी नहीं छोड़ा भैया। 25 रुपए नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, आप बता दो, आलू टमाटर खाने वालों की जान लेना चाहते हो? कम से कम 10 रुपए के टमाटर और 15 रुपए के आलू तो मुझे चाहिए, समझे आप? जल्दी से 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू मुझे तोलकर मेरे रेट पर दीजिए। बानी ने सब्जी वाले से गुस्से में धमका रहे कहा, जिससे सब्जी वाला बानी के डर से जल्दी जल्दी सब्जी तोलकर बानी को दे देता है, जिससे बानी उसे घूरते हुए बोली, धनिया मिर्च क्या आपका चाचा आएगा डालने? वही ये सुनकर सब्जी वाला एक्स्ट्रा धनिया मिर्च डाल देता है और बानी से पैसे लेकर बानी को अपनी दुकान से जाते हुए चैन की सांस लेते हुए कहता है, बच गया, वरना ये लड़की न मुझे छोड़ती और न ही मेरा आलू टमाटर को। वही बानी जो खुश होकर अपने घर जा रही थी, क्योंकि उसने इतने कम पैसे में सब्जी जो खरीदी थी और धनिया मिर्च फ्री का मिला वो अलग।
तभी बानी की नज़र आरव पर जाती है जो बस्ती में घूम रहा था और उसे कैसे फिर से बस्तियां की लड़कियां ताड़ रही थी, जिसे देखकर बानी को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से आरव के पास आकर पहले तो अपने हाथ से सब्जी वाला बैग आरव को दे देती है और फिर सभी लड़कियों को घूरते हुए उनसे कहती है, तुम सब ऐसे इन्हें क्यों देख रही हो? आज से पहले क्या लड़के को नहीं देखा है? बानी यार देखा है, लेकिन इतने सुंदर आदमी को नहीं। वैसे कौन है? नया है क्या हमारी बस्ती में? एक दो लड़कियों ने बानी से पूछा, जो वही खड़ी हुई आरव को देख मुस्कुरा रही थी। वही बानी अब आरव को देखकर अन लड़कियों से कहती है, मेरा करीबी रिश्तेदार है, तुम क्यों पूछ रही हो? करीबी रिश्तेदार? भाई है क्या? उन्होंने ने कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन करीबी है और तुम दोनों इससे दूर रहना, समझी? बानी ने कहकर मुंह में लिया और आरव को देखकर गुस्से में कहती है, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलिए अब। वही आरव जो अब बानी के बिहेव को देख मन ही मन में मुस्करा रहा था और फिर बानी की बात सुनकर बानी के साथ जाने लगता है। घर में आकर बानी आरव पर गुस्सा करते हुए बोली, अंडस्को ने कहा था आपको घर से बाहर निकल कर आने की, अब आपको यहाँ पर लोगों ने मेरे साथ मेरे घर में देख लिया है और वो मेरे बारे में पता नहीं क्या बकवास करेंगे। क्या बकवास करेंगे? क्या मतलब है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? आरव ने सब्जी के बैग को टेबल पर रखते हुए कहा। वही ये सुनकर बानी आरव से कहती है, लेकिन ये बात यहाँ पर को पता नहीं है, उन्हें तो यही लगता था कि मैं अनमैरिड हूँ। तो ये तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए था, आरव ने बीच में कहा। चुप रहिए आप, अब मैं क्या कहूँगी अब उनसे, वो कभी भी आती होंगी, अब तक उन दोनों लड़कियों ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा, कहीं वो मुझे यहाँ से निकाल न दे, बानी ने परेशान होते हुए कहा। जिससे आरव कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रहा था कि बानी क्या बोल रही है और अंडस्को के बारे में बात है रही है, और अब आरव कुछ पूछ पाता तभी कोई दरवाजा जोर से नॉक करता है, जिससे बानी आंखें बंद करके खुद से कहती है, आ गई, अब मैं क्या करूं? कहते हुए बानी पलटकर जबरदस्ती मुस्करा कर पीछे मुड़कर दरवाजे पर खड़ी 40 साल की एक मोटी सी औरत को देखती है, जिसने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था। साथ ही उनके साथ वो दोनों लड़कियां भी खड़ी हुई थी, जो कुछ देर पहले आरव को ताड़ रही थी और बानी से आरव के बारे में पूछ रही थी। वही आरव उन तीनों को घूर रहा था। तभी बानी मुस्करा कर उन तीनों के पास आते हुए उस औरत से कहता है, अरे आंटी, आप और यहाँ पर आइए न, क्या बात है, आज आपकी दोनों बेटियां रिंकी मिकी भी आई है। बानी ने उस औरत घर अंदर आते हुए देखकर कहा, जो बानी के घर की मकान मालिकन थी और वही उन दोनों लड़कियों की माँ। वही रिंकी मिकी मुस्कुराती हुई आरव को देखती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, हम उसी लड़के की बात कर रहे थे, देखिए न कितना ज्यादा सुंदर है, एकदम मस्त हीरो की तरह लगता है। बानी ने कहा कि ये इसका रिश्तेदार है। वही ये सुनकर मकान मालिकन आरव को देखती है, जो चीज आरव को देखकर गुस्सा आ रहा था तो वही बानी कुछ परेशान लग रही थी। तुम्हारा रिश्तेदार है? मकान मालिकन ने आरव को देखकर बानी से कहा, जिससे बानी जल्दी हाँ मैं सर हिला देती है। तभी मकान मालिकन बानी पर बम छोड़ते हुए कहती है, मेरी बेटियों को तुम्हारा रिश्तेदार पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये रिश्तेदार मेरी एक बेटी रिंकी या मिकी इनसे को पसंद कर ले, ताकि मैं फिर इन दोनों की शादी करवा सकूं। बदले में ये घर में तुम्हें दे दूंगी। वही ये सुन रिंकी मिकी खुश हो गई थी और वही बानी हैरान और आरव गुस्सा, और वो मकान मालिकन के पास आते हुए गुस्से में कुछ बोल पाता। तभी बानी उसे देखकर आरव को रोककर जल्दी से अपनी मकान मालिकन से मना करते हुए कहती है, नहीं, मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे अपनी बेटी की शादी इनसे करा सकती हो? आप इन्हें अच्छे से जानती भी नहीं हो। जानती तो मैं तुम्हें भी नहीं थी, फिर भी तुम्हें रहने के लिए ये घर दिया है न,
तो तुम ज्यादा बकवास मत करो और कल अपने रिश्तेदार को लेकर मेरे घर आ जाना क्योंकि कल ही शादी होगी। बानी की मकान मालिकन ने बहुत सख्ती से बानी से कहा और अपनी बेटियों के साथ वहां से चली जाती है, जिससे बानी आरव को देखती है जो अब उसे घूर रहा था। ये क्या बकवास थी? तुमने उसे कहा क्यों नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और मुझे भी कहने से रोका? बॉस प्लीज शांत हो जाइए, आपको पता नहीं है वो लोग कौन थे? बानी ने आरव को शांत करवाते हुए कहा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर से शादी करने नहीं आया हूँ, समझी तुम? आरव ने बानी से गुस्से में कहा। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप ये शादी करें, लेकिन बानी चुप हो गई। लेकिन आरव ने अपनी आईब्रो उठाकर उसे देखकर कहा, लेकिन ये कि अगर अब हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी मकान मालिकन का पति यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है जिसने लोगों को बेवजह ही मार दिया है, और वो हमें भी मार सकता है, बानी ने उसे बताया। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे डर जाऊंगा? तुम मुझे जानती हो न मैं कौन हूँ। तुम अभी कहो तो अभी के अभी मैं उन सभी को इस दुनिया से गायब कर दूं, आरव ने गुस्से में कहा। आप हमेशा मारने की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चुपचाप जाकर खाना बना लीजिए, मैं खुद सोच लेती हूँ अब क्या करना है। बानी की बात सुनकर अब आरव बानी को एकदम से दीवार से सटकर खड़ा कर देता है और बानी के हाथ पकड़कर बानी को के करीब होते हुए बोला, बहुत हो रहा है शार्प रैबिट। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, इसलिए तुम्हारी बात मान रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ करने को मत कहना। जिसके बाद आगे आरव कुछ कहता तभी बानी उसे अपने से दूर करते हुए बोली, धमकी मत दीजिए, मुझे अच्छे से पता है, और मैंने कहा ना मैं कुछ सोच रही हूँ ये मामला कैसे निपट सके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान, जो आरव के ऑफिस में आरव से मिलने आया था, जो वो वहां पर आरव को आकर बानी की वजह से परेशान करता था, लेकिन आज आरव ऑफिस में नहीं था, जिस वजह से सुल्तान वीर के केबिन में आ टपका हुआ था, जिसे देखकर वीर उसे पहचान गया था। आखिर पिछले 1 महीने से वो इस ऑफिस के चक्कर काट रहा था और आरव के साथ बहस कर रहा था, जिसे आरव ने वीर को सुल्तान के बारे में बताया था, कैसे वो बानी को अपनी बहन समझता है और आधा पागल है, और वो भी बानी को ढूंढ रहा है। सुल्तान को देखकर वीर उसे अपने केबिन में देखकर हैरान था, लेकिन तभी मुस्कुराकर उसे कहता है, तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। आरव खुराना तुम्हारा जीजा है, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए न। पहली बात ये है कि वो बदतमीज आदमी मेरा कोई जीजा नहीं है, समझे? और दूसरी बात ये है कि वो बदतमीज आदमी अपने केबिन में नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ने कहा कि तुम्हें पता होगा वो बदतमीज आदमी पिछले 2 दिनों से कहाँ लापता हो गया है। लापता? अरे नहीं, वो तो इम्पोर्ट काम से सिटी से बाहर गया है, वीर ने सुल्तान से झूठ कहते हैं कहा, क्योंकि आरव ने वीर को मना किया था सुल्तान को बानी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? सुल्तान ने उसे घूरते हुए कहा, जिससे वीर मुस्करा कर कहता है, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और नहीं मुझे आता है, सच्ची। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुमने झूठ कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, याद रखना, समझे? ये धमकी देकर सुल्तान वहां से चला गया। जिसके बाद वीर आरव को कोसते हुए बोला, इसका नाम का साला मुझे धमकी देकर गया है। आरव तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वही निधि ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट वीर के केबिन में लेकर आती है और वीर को देते हुए कहती है, सर ये आपके उसी लैंड के डॉक्यूमेंट है जो आप लेने वाले हैं, एक बार अच्छे से देखकर चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये आरव सर को देने हैं। वही ये सुनकर वीर उन डॉक्यूमेंट चेक करने लगा और फिर चेक करते हुए निधि से कहता है, सब ठीक है, बस इनकी एक और कॉपी करके रख लेना और मुझे दे देना।
वही निधि सर हिलाकर वहां से जाने लगती है कि तभी पीछे से आकर वीर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके शोल्डर पर अपना चेहरा रखकर निधि की कमर पर हाथ सहलाते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ मेरी बीवी कल रात से बहुत परेशान लग रही है। क्या हुआ है, बोलो मुझे। अब ये कहकर वीर ने निधि को पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया और निधि को चेहरे को देखने लगा। जिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर वीर के चेहरे के भाव बदलकर सख्त हो गए। अब आगे, अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि इन आंसू की वजह कौन है तो मैं गुस्से में ऐसा कुछ करूंगा बीवी जिससे तुम बाद में रिग्रेट करूंगी, वीर ने गुस्से में कहा। जिससे निधि वीर से अपने आंसू को साफ करते हुए बोली, मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वही वीर ने जैसे ही निधि के मुंह से ये सुना तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो निधि के गालों को कसकर अपने हाथ से दबाकर बोलता है, पता है ना क्या बकवास बोल रही हो, डाइवोर्स चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ और तुम मुझे से दूर होने के बारे में सोच रही हो। आह सर, आप मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज छोड़िए मुझे, निधि ने दर्द भरी आवाज में बहुत ही मुश्किल से वीर से कहा क्योंकि आरव ने उसके गाल को दबाया हुआ था। वही ये सुनकर वीर निधि को छोड़ देता है और एकदम पर अपनी गोद में उठाकर गुस्से में अपने केबिन में एक प्राइवेट लिफ्ट से ऑफिस से बाहर निधि को कार में बिठा देता है। और वही निधि इस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि वीर इस बहुत ज्यादा गुस्से में था, न तो खुद अब कुछ बोल रहा था न ही निधि को कुछ बोलने दे रहा था। इसलिए निधि रोते हुए बस सर झुकाकर बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही कार रुकती है तो सामने दिव्या जी का घर देखकर हैरान हो जाती है और वही वीर कार से बाहर निकलकर निधि का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बाहर लेकर घर के अंदर ले जाता है और घर के अंदर चिल्लाकर कहता है, मिसेज दिव्या मित्तल बाहर आइए। वही वीर की आवाज सुनकर दिव्या जो अपने रूम में थी वो बाहर आ जाती है और वही वीर के डैड विक्रम जी भी आ जाते हैं, जो वीर को देख पहले तो खुश हो गए थे लेकिन निधि को देख कंफ्यूज्ड क्योंकि उन्होंने निधि को देखा नहीं था और न ही उन्हें वीर की शादी के बारे में अभी कुछ पता था। दिव्या जी वीर के पास आकर निधि को देख वीर के चिल्लाने पर वीर से कहती हैं, क्या इस लड़की ने अब तुम्हें मुझे मॉम की जगह मेरा नाम लेने के लिए कहा है? हाँ, अपनी बकवास बंद करिए समझी आप, और अब मेरी बात सुनिए। आपको कोई हक नहीं है मेरी वाइफ को कुछ कहने का और आप कोई नहीं होती है मेरी वाइफ मेरे लायक है या नहीं। आप बस मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता है, समझी आप। आपको क्या लगता है कि आप मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में आकर मेरी बीवी की इंसल्ट करेगी, मुझे पता नहीं चलेगा। वही वीर की ये बात सुनकर निधि हैरान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वीर को कैसे पता चला इस बारे में, लेकिन वही दिव्या जी को तो ये ही लग रहा था कि पक्का इस बारे में निधि ने वीर को कहा है। इसलिए वो निधि को देखकर वीर से कहती है, ओह तो इस लड़कों ने तुम्हें बता दिया। शट अप, डोंट कॉल हर, शी इज माई वाइफ। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है समझिए आप, और मेरी बीवी ऐसी नहीं है कि उसे आपकी उस बेकार सी लड़की शनाया की तरह गॉसिप करने की आदत हो। मेरी बीवी बहुत अच्छी और बहुत समझदार है। इसने एक बार भी आपके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, जो मुझे पहले से पता था कि आपने क्या किया है। मैं बस ये ही वेट कर रहा था कि मेरी बीबी मुझे आपके बारे में कुछ तो बताए, पर इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा आपको बातों से इफेक्टेड होकर मुझसे दूर जाना चाहती थी और मुझे से डाइवोर्स मांग रही थी। मिसेज दिव्या मित्तल, मैंने पहले से ही आपसे अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं, तो अब आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, क्योंकि आप मेरी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं जिसे मैं प्यार करता हूँ।
मेरी बीवी मेरा प्यार और मेरा गुरूर है, समझी आप? तो अब गलती से मेरे गुरूर को हट करने की कोशिश मत करना और मेरे घर में कभी मत आना, क्योंकि आपका और मेरी बीवी का कोई स्टेट्स मैच नहीं करता है। क्योंकि मेरी बीवी अपने पति को खुश करना, उसे प्यार करना और सबसे ज़रूरी बात लोगों की इज्जत करना आता है, जो ये सब क्वालिटी आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत बुरी बीवी तो पहले से थी, लेकिन अब अपनी हरकतों की वजह से अब आप घटिया औरत और माँ। आगे वीर कुछ बोल पाता तभी उसके गाल पर दिव्या जी ने एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कांपने लगी, जिससे वीर हंसते हुए बोला, सच बोल रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है पर ये सच है। और ये कहकर निधि का हाथ पकड़ लेता है और फिर एक बार अपने डेड को देखकर बोलता है, ये मेरी बीवी है डेड, आपकी बहू। अगर आप अपनी बहू और बेटे के साथ खुश रहना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। कहकर वीर निधि को लेकर चला जाता है और वही विक्रम जी दिव्या जी को देखकर मुस्करा कर कहते हैं, पति तो तुम पहले ही खो चुकी हो, लेकिन आज तुम्हारा घमंड और तुम्हारी जिद से तुमने आज अपना बेटा भी खो दिया है दिव्या। पता नहीं तुम कब खुद को और अपनी सोच को बदलोगी। कहकर विक्रम जी वहां से चले जाते हैं, जिससे दिव्या जी फ्लावर वास को पटक कर गुस्से में कहती है, निधि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे इतनी नफरत कर रहा है, मैं तुम्हें माफ नहीं करेगी। वही अब वीर निधि को कार में जैसे ही बैठने के लिए कहता है, तभी निधि वीर के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई डाइवर्स, प्लीज मुझे माफ दीजिए। मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो मुझे लगा। आगे निधि कुछ बोल पाती तभी वीर निधि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर निधि के माथे को तारांकन कर प्यार से कहता है, तुम्हें न तो माफी मांगने की जरूरत है, नहीं कुछ भी एक्सप्लेन करने की, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बीवी। अब तुम अपने आप को बुरा मत समझो, क्योंकि तुम बुरी नहीं हो। आप मुझे से गुस्सा नहीं है न? निधि ने वीर से पूछा, जिससे वीर निधि को कार में बिठा देता है और कार ड्राइव करने लगता है। लेकिन निधि को अभी भी अपने सवाल का जवाब चाहिए था, पर वीर को ऐसे चुप देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो फिर से वीर से कहती है, सर आप गुस्सा हो मुझसे? हाँ हूँ, लेकिन इस बात से कि तुमने कल रात को मेरा मूड खराब किया था। वीर ने कार ड्राइव करते हुए एक बार निधि को देखकर कहा, जिससे निधि बिना कुछ समझे वीर को देखकर जल्दी से कहती है, कोई बात नहीं, मैं आज आए का मूड ठीक कर दूंगी। वही ये सुनकर वीर एकदम से कार में ब्रेक लगा देता है और जिससे निधि एक बार के लिए घबरा जाती है और वीर को देखकर कुछ कहती है। तभी वीर उसे देखकर बोलता है, तो तुम आज रात को मेरे लिए वही ड्रेस पहनोई जो उस दिन मैंने तुम्हारे लिए मॉल में पसंद करी थी, समझी क्या? निधि ने हैरानी से कहा, जिससे वीर अब उसे गुस्से में घूरने लगा, जिससे निधि जल्दी से हाँ में सर हिलाकर कहती है, ठीक है मैं पहन लूंगी, प्लीज आप गुस्सा मत करिए, वो तो रात को ही देखा जाएगा। वीर ने फिर से कार ड्राइव होते हुए अब बिना निधि को देखकर कहा, लेकिन अंदर से उसका मन इस वक्त खुशी से उछल रहा था। वही दूसरी तरफ बस्ती में आरव बानी के साथ सोने के लिए रूम में जा रहा था कि तभी उनके घर में रिंकी मिकी आ गई, जिसे देखकर आरव उन्हें गुस्से में घूरने लगा, जिसे वो दोनों बिल्कुल भी नोट नहीं करती है और जल्दी से आरव के पास आकर एक एक करके एक गिफ्ट देते हुए कहती है, रिंकी देखो तुम जितने सुंदर हो, तुम्हारे साथ मेरी ही जोड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि इस बस्ती में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। इसमें मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी है, पता है मेरे पापा ने फॉरेन से लाई है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारे पास ऐसे ही बहुत सारे तोहफे होंगे और ये पूरी बस्ती बाद में तुम्हारी होंगी, क्योंकि मैं रिंकी से बड़ी हूँ, तो मेरे बारे में अच्छे से सोच लेना। मिकी तुम मेरी दी की बातों में ध्यान मत देना, मैं भले ही रिंकी दी से छोटी हूँ, लेकिन मेरे पापा मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं और क्या पता हमारे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम हो जाए, तो तुम्हें मुझे से शादी करनी चाहिए
और मैंने तुम्हारे लिए ये सेंट लाया है जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। वही पहले तो रिंकी मिकी को देखकर और उनकी बात सुनकर आरव इरिटेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही बानी के गुस्से और जलन से भरे चेहरे को देखता है तो उसे अब मजा आने लगा था, इसलिए वो रिंकी मिकी की बात सुनकर बस मुस्कुरा कर हाँ बोल देता है। और वही वो दोनों बहनें वहां से बानी को ये कहकर निकल जाती है कि वो आरव को कहे कि वो दोनों में से बस उसे ही पसंद करे। वही आरव रिंकी मिकी के गिफ्ट को लेकर रूम में घुस जाता है, जिसके पीछे बानी आकर आरव से रिंकी मिकी के गिफ्ट को जमीन पर फेंक कर गुस्सा करते हुए बोली, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अभी कुछ देर पहले तो आपको इतना गुस्सा आ रहा था कि आप उन सब को जान से मार देना चाहते थे। अब उन दोनों चुड़ैल को देखकर उनके तोहफे को ले भी लिया और मना तक नहीं किया। अरे अब मैं क्या करता, तुमने मुझे कुछ भी करने से मना किया है न, और खुद कहा है कि मैं बस चुप रहूंगा तो वही कर रहा था, आरव ने इनोसेंट बनकर कहा। जिससे बानी चीढ़कर आरव से कहती है, चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनके तोहफे रखेंगे। फिर क्या करना है मुझे ये भी तुम बता दो। आरव ने बानी की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर कहा, जिससे बानी एकदम से आरव के करीब आकर चिपक गई और आरव को देखकर उसकी हॉट बीट तेज होने लगी, लेकिन तभी कुछ कहती तभी आरव बानी के गले में हल्की सी बाइट करते हुए कहता है, मान भी जाओ कि तुम मुझे और के साथ खुद भी नहीं देख सकती हो शार्प रैबिट। चलो न अपने घर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हम दोनों के बीच में आ रहे हैं, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चलो अपने घर प्लीज। कहते हुए आरव बानी को बेड पे पकड़कर धीरे से गिरा देता है और बानी के ऊपर आते हुए बानी के दुपट्टे को उसके सीने से हटा देता है, जिससे निधि घबरा गई थी और आरव को रोकने के लिए अपने कहने के लिए हिला रही थी कि तभी आरव अपने से उसे ब्लॉक करते हुए पूरी शिद्दत के साथ पीने लगा, जिससे पहले बानी हैरान थी, लेकिन आरव की अंडरस्को करते हुए खुद भी उसके साथ अंडरस्को में इन्वॉल्व होने लगी और अपने हाथों को आरव के बालों में घुमाने लगी। ए फ्लैट आगे आरव बानी को अंडरस्को करते हुए खोते हुए मदहोश होने लगा था और अपने दोनों हाथों को बानी के सीने को सहलाने लगा। जैसे ही उसने बानी के सीने को प्रेस किया, बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से सेंस में आकर आरव को धक्का देते हुए अपने आप से दूर कर देती है, और वही आरव खुद को संभाल नहीं पाया था और बेड से नीचे गिर गया था और एकदम से बानी को हैरानी से देखने लगा, जो जल्दी से अपना दुपट्टा पहनने लगी, जिसे देखकर आरव मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। आप पागल हो गए थे क्या? बानी ने गुस्से में आरव से कहा, जिससे आरव ने उसे देखकर अपना एक हाथ जमीन पर टेक कर लेट कर बानी से बोला, तुम भी तो मेरे साथ रोमांस कर रही थी, तो मैं पागल क्यों न हूँ? मुंह बंद करिए अपना, मैं आपकी बातों में फंसने वाली मछली नहीं हूँ, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है, बानी ने आरव को देखकर कहा। जिससे आरव चुप हो जाता है और वही नीचे अपने बिस्तर पर अपनी बाजू की कोहनी को मोड़कर आंख को ढककर सोने लगा। वही अब बानी भी आरव की तरफ अपनी पीठ फेर कर सो रही थी, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ था उससे बानी का दिल अभी जोरों से धड़क रहा है, जिसे महसूस करते हुए बानी खुद से मन में कहती है, ये मेरा दिल पक्का धक धक की आवाज से फट जाएगा, लेकिन ये मेरी ही गलती है, मैंने रोका नहीं उन्हें और खुद भी उनके साथ वो सब। कहते हुए बानी का दिल फिर से धक धक की आवाज से धड़क उठा था, जिससे बानी अपने दिल पर हाथ रख कर खुद से मन में कहती है, प्लीज शांत हो जाओ, मैं मान गई हूँ कि बॉस के करीब आने से मुझे अच्छा लग रहा था, प्लीज अब शांत हो जाओ। वही दूसरी तरफ, निधि जल्दी से बाहर आओ, मैंने कहा ना मुझे देखना है तुम कैसी लग रही हो, जल्दी से बाहर आओ बीवी, वरना मैं अंदर खुद आ जाऊंगा। वीर ने वॉशरूम का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, क्योंकि निधि जो वही ड्रेस को पहनने के लिए वॉशरूम में गई हुई थी और काफी वक्त से बाहर नहीं निकल रही थी, जिससे रूम में खड़ा हुआ वीर जो निधि के लिए पागल हो रहा था।
वही निधि जिसने वो ड्रेस पहन ली थी, लेकिन वीर के सामने जाने से उसे शर्म और डर लग रहा था, लेकिन वीर की आवाज़ सुनकर और डर जाती है और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर एक बहुत बड़े टॉवल को खुद में लिपट कर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वीर उसे देखकर उसके पास आने लगा, जिससे निधि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से भागकर बेड के साथ आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी इस हरकत से वीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। लेकिन तभी निधि को देखकर बोलता है, लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, खुद से मुझे दिखा दो मुझे, या फिर मैं अपने आप तुम्हें देखूं। सर पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, मुझे शर्म आती है, निधि ने डरते हुए कहा। वही ये सुनकर वीर अब इरिटेट होते हुए बोला, अब ये क्या बात हुई? अगर मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो तुम्हें कैसे देख सकता हूं? तुम उस ड्रेस में कैसी दिख रही हो? वही ये सुनकर निधि परेशान होते हुए इधर उधर देखने लगी, लेकिन तभी वीर को देखकर अपना सर झुकाकर अपने टॉवल को अपने हाथों से गिराकर अपनी बॉडी से अलग कर देती है, जिसके बाद निधि वीर के सामने उस शॉर्ट कट और पूरी बैकलेस वाली ब्लैक ड्रेस में हॉट बनकर वीर के सामने खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वीर उसे एकटक देखा जा रहा था। उसका गला अंदर से सूखने लगता है, जिससे वो कांपती हुई आवाज में गले को थूक से गीला करते हुए कहता है, बबी बीवी तू तुम हाँ हाँ हॉट लग रही हो, कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर वीर एकदम से निधि के पास आकर निधि को पकड़कर उसे अपने साथ बेड पे गिरा देता है और एकदम से निधि की ड्रेस को अपने हाथों से पूरा फाड़ देता है, जो पहले से कटी फूटी हुई थी। वही निधि को तो समझ में नहीं आया आखिर वीर ने क्या किया, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया तब तक उसके शरीर पर ड्रेस के नाम गले से उस ड्रेस को एक नेक वाली पतली सी डोरी थी, और ये देखकर निधि हैरान हो गई थी और कुछ कहती है। तभी उसकी सिसकी भरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि वीर भूखे शेर के तरह उस पर टूटकर उसके पूरे शरीर पर अंडस्को करते हुए उसे निशान देते हुए थोड़ा दर्द हो रहा था, जो ज्यादा उसके सीने में हो रहा था। वही निधि आंखें बंद कर अपने हाथों को बेडशीट को कसकर पकड़कर वीर को टॉलरेट कर रही थी। तभी वीर निधि के दोनों हाथों को भी पकड़ करने लगा और फिर निधि के नेक पर तारान कर निधि की आंखों में देखकर बहुत ही सख्त आवाज में बोलता है, आज के बाद कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा न तो मैं तुम्हें इसकी बुरी सजा दूंगा। वही निधि वीर के इस तरह से बात करने से हैरान हो गई थी, लेकिन तभी उसे वीर का एहसास अपने अंदर हुआ और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और आंखों में आंसुओं को लहर। वही अब वीर खुद पर काबू न करके बेकाबू होते हुए निधि में पूरा समता जा रहा है। वही कुछ देर बाद बेड पे निधि पूरी थकी हुई हालत में लेटी हुई थी और वही वीर उसके ऊपर पूरा लेटा हुआ गहरी सांस ले रहा था। तभी वीर निधि के चेहरे को देखकर उसका माथा तारान कर खुद निधि को पलटकर निधि को अपने ऊपर करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे अब निधि रोते हुए वीर से कहती है, आप जानवर है, मेरा पूरा शरीर तोड़ दिया है आपने। अच्छा मुझे पता है, तुम अब सो जाओ, वीर ने निधि की कमर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा। अगली सुबह रिंकी मिकी दोनों आरव के सामने दुल्हन बनकर खड़ी हुई थी और वही आरव बानी के साथ उन दोनों को हैरानी से देख रहा था, क्योंकि रिंकी मिकी दोनों आरव के साथ शादी करने के लिए अपने साथ ले जाने आई थी। मतलब जो आरव को लेकर जाएगा, आरव की शादी उसी से होगी। बानी ये सब ड्रामा बंद करने के लिए कहो, वरना मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, आरव ने बानी से गुस्से में कहा। बॉस मैं अभी अपनी मकान मालिकिन से बात करके आती हूँ, आप तब तक इन दोनों को झेल लीजिए, कहकर बानी वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर आरव बानी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे बानी आरव को न देखकर सर हिला रही थी, लेकिन आरव अब अपनी डेविल स्माइल से उसे देख रहा था। पर वही रिंकी मिकी दोनों बहनें आरव का हाथ बानी के हाथ में देखकर हैरान हो गई थी और कुछ रिएक्ट कर पाती, तभी उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि आरव बानी को पकड़कर बानी के पर अंडस्को कर रहा था।
जिससे आरव की आंखों में एक खुशी थी तो मैंने वही बानी की आंखों में गुस्सा सी। लेकिन तभी रिंकी मिकी दोनों रोते हुए वहां से भागकर चली जाती है, जिसके बाद आरव बानी को छोड़कर अपने को साफ करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं ये सब अपने तरीके से रोक सकता हूँ। अब उन दोनों से हमारा पीछा छूट गया है। आपको पता है आपने क्या हरकत करी है? बानी ने आरव से दांत पीसते हुए कहा। अपनी वाइफ को अंडरस्को किया है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने तुम्हें अंडरस्को करी, आरव ने डेविल स्माइल से कहा। जिससे बानी कुछ कहती तभी वहां पर बानी की मकान मालिकिन के साथ अपनी दोनों बेटियों एक साथ गुस्से में आ जाती है और साथ ही बस्ती के कुछ लोग भी आ गए थे। वही रिंकी मिकी दोनों रोते हुए अपनी माँ से बानी की शिकायत करते हुए बोली, मम्मी इस बानी ने हमसे हमारा होने वाला पति छीन लिया है। इसने जानबूझकर मेरे होने वाले पति को फंसाया है। आप इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। ये लड़की ठीक नहीं है। जिस तरह से ये लड़कों को अपने घर में रखती है, ये हमारी बस्ती को गंदा कर रही है। वही रिंकी मिकी जो मुंह में आ रहा था वो बोली जा रही थी, जिससे बानी हैरान हो गई है और वही उसकी मकान मालिकिन गुस्से में बानी को देख रही थी। जिसे देखकर बानी ने कहा, आंटी एक बार आप मेरी बात, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बेटी की खुशी पर नजर डाली है तूने, और ये लड़का जिसे तू अपना रिश्तेदार बोल रही थी उसके साथ। छी, तुझे शर्म नहीं आती है? मुझे तो तेरे बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो तुझे अपनी बस्ती में पैर तक रखने देती। मकान मालिकिन ने बानी को गलत सोचकर कहा, जिससे अब बानी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में मकान मालिकिन से कहती है, जो मन में आ रहा है तुम सब बके जा रहे हो, और क्या बोल रही हो तुम सब मेरे बारे में? वही आरव जिसे खुद भी उस मकान मालिकिन की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसलिए चुप था क्योंकि वो चाहता था कि बानी खुद ही उनका मुंह बंद करे। वही बानी रिंकी मिकी के पास आकर उन्हें कहती है, तुम मुझे ठीक नहीं बोल रही हो। क्यों, क्या किया है मैंने? जरा बताओ मुझे। वही ये सुनकर रिंकी मिकी दोनों गुस्से में कहती हैं, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। अभी कुछ देर पहले कैसे आरव को अंडरस्को कर रही थी और हमसे पूछ रही हो हमने क्या किया। बल्कि ये लड़का कौन है हमें से कोई भी नहीं जानता है। वही ये सुनकर बानी हंसते हुए बोली, ये बात तो तुमने सही कहा कि इन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन तुम दोनों चुड़ैल इनसे एक दिन में ही देखकर शादी करने के लिए मरी जा रही थी। और रही बात अंडरस्को की, तो मेरे पति ने मुझे अंडरस्को किया है, उससे तुम दोनों को मिची क्यों लग रही है? क्या पति और वो भी तुम्हारा? अब आगे, क्या पति और वो भी तुम्हारा? सभी ने एक साथ बानी से कहा, जिससे रिंकी मिकी दोनों हैरान हो गई थी। लेकिन तभी बानी से कहती है, ओह अब तुम खुद को सही करने के लिए आरव को अपना पति बोल रही हो, मतलब तुम अपनी गलती मान नहीं रही हो। इनफ। आरव जो कब से चुप था और बस यही सुनना चाहता था कि बानी उसे सब के सामने अपना हस्बैंड बोल दे, वही अब गुस्से में उन दोनों रिंकी मिकी के पास चलकर आता है और उन दोनों को गुस्से में कहता है, मेरी वाइफ के साथ अगर कोई बदतमीजी से बात करी न तो आई सी वो आई किल यू बोथ अंडरस्टैंड। शी इज माई वाइफ मिसेस BNAI आरव खुराना सू यू माउथ। वही ये सुनकर रिंकी मिकी दोनों दूर जाती हैं और डर से चुप हो जाती है। लेकिन वही मकान मालिकिन जो गुस्से में कहती है, तुम होते कौन है मेरी बेटी से इस तरह से बात करने वाले? तभी वो अपने आदमियों को देखकर कहती है, इस लड़के को अच्छे से सबक सिखाओ कि मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करने की क्या सजा होती है, और इस बानी को जाकर उस नाचने वाली लीला बाई के पास जाकर उसके दरवाजे पटक देना और कहना मैंने तोहफा दिया है। वही उसकी बात सुनकर बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वही आरव जो बहुत गुस्से में उन सभी को घूर रहा था। तभी उसके आदमी उसकी बात सुन आरव और सांझ की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वहां पर आरव का असिस्टेंट माधव बहुत सारे गार्ड्स और कुछ पुलिस वाले को लेकर आ गया।
जिन्हें देखकर बानी आरव को देखने लगी, जो अब पुलिस वाले से कहता है, इन माँ बेटियों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, जितने हो सके उतने केस टोक कर इन्हें जेल में रखो, और हाँ याद रहे अगर इनसे कोई भी बाहर आया तो तुम सभी को मैं नहीं छोड़ूंगा। वही आरव की बात सुनकर पुलिस वाले मकान मालिकिन और उसकी बेटियों को लेकर चले गए, और वही वो लोग जो उनके साथ आए थे उन्हें आरव के गार्ड्स पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। वही ये सब कुछ देखकर बानी हैरान थी कि आरव ने ये क्या किया और उसका असिस्टेंट माधव यहाँ पर कैसे आया। मतलब बानी ने आरव को यहाँ पर नॉर्मल इंसान की तरह रहने के लिए था और अपनी पावर को यूज करने से भी मना किया था। वही अब बानी आरव को गुस्से में घूर कर रूम में चली जाती है, क्योंकि आरव ने उसे धोखे में रखा। उसने अपने गार्ड्स को यहाँ पर पहले से ही, अपने असिस्टेंट को पहले से ही अलर्ट रखा हुआ था। वही बानी को गुस्से में देखकर आरव अपने असिस्टेंट को देखकर बोलता है, उन पुलिस वाले को कहना उन माँ बेटियों को अच्छे से सबक सिखा देना, और उनकी जो मर्जी है वो उनके साथ कर सकते हैं। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को इंसल्ट करने की। जी सर, मैं समझ गया हूँ, लेकिन लगता है मैम गुस्सा हो गई है, क्योंकि वो आपको गलत समझ रही है। मुझे लगता है आपको उन्हें उन औरतों के बारे में बता देना चाहिए कि वो क्या काम करती थी, माधव ने आरव से कहा, जिसे सुनकर आरव उसे बस जाने का इशारा बोल देता है। वही अब एक गहरी सांस लेता है और रूम के अंदर जाता है, जहां उसकी नज़र बानी पर जाती है जो जमीन में बैठकर रो रही है। जिसे देखकर आरव बानी के साथ आकर बैठ जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा देता है और कहता है, आई एम सॉरी फिर से तुम्हें हट कर दिया, लेकिन मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें ऐसे लोगों पर यकीन नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने ने बिना तुम्हें जाने यहाँ पर कैसे ये घर रहने के लिए दे दिया? वो लेडीज अच्छी नहीं है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में पहले से बहुत सारे केस दर्ज है। वो ऐसे ही लड़कियों को अपना घर रहने के लिए देती है और बाद में लोगों के सामने उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बेच देती है। तुम्हारे साथ भी उसका यही कुछ करने का प्लान था, लेकिन जब मैं आ गया तो उसका ये प्लान फ्लॉप हो रहा था। तभी तो उसने अपनी बेटियों को मेरे पीछे लगा दिया ताकि वो मुझे फंसा कर अपना प्लान को पूरा कर सके। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मुझे उनके बारे में कैसे पता चला। जब तुम मुझे अपने साथ लेकर आई थी मैंने यहाँ के बारे में पता किया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम यहाँ पर सेफ हो या नहीं। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट माधव से कहा और उस मुझे तुम्हारी लैंडलॉर्ड के बारे में सब कुछ बताया था। मैं तो उसी समय उसे जान से मार देता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर रहकर नॉर्मल लाइफ जीना थी, और वो भी सिर्फ तुम्हारे हिसाब से। वही बानी जो चुपचाप आरव की बात सुन रही थी, उसका रोना भी सारा सच सुनकर बंद हो गया था। तभी बानी आरव के सीने से लिपट कर कहती है, आप मुझे ऐसे अच्छे बनते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे अच्छा वाला बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मुझे बस अपना खड़ूस नीली आंखों वाला एलियन ही ज्यादा पसंद है, जो गुस्से में मुझे जान से मारने की धमकी देता रहता था, जो जैसा है वैसा ही मेरे सामने पेश आता था, न कि ऐसे जैसे आप आ रहे हैं, मेरी हर बात को सुनकर चुपचाप मेरा काम कर रहे हैं, और नहीं मेरे साथ कोई बहस। मुझे मजा नहीं आ रहा है। मुझे तो पहले की तरह आपसे लड़ने में और आपकी डांट सुनने में ज्यादा मजा आता था। आप खड़ूस ही रुड मुझे ज्यादा पसंद है। ये कहकर बानी आरव को देखने लगी, जो उसे देखकर अब मुस्करा रहा था। आरव बानी के माथे को तारानकन लेता है और फिर कहता है, क्या तुमने मुझे माफ किया? वही ये सुन बानी आरव को देखकर अपनी पलकें झुका लेती है, जिससे आरव निराश होकर कहता है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब मैं तुम्हें मानना नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। कहकर आरव बानी को अपने से दूर करके उठकर जाने लगा था, तभी बानी आरव का हाथ पकड़ लेती है, जिससे आरव बानी को देखने लगा। वही अब बानी आरव से कहती है,
आपने उस समय मुझे क्यों जीतने नहीं दिया था? मुझे जानना है कि आपने ऐसा जानबूझकर क्यों किया। आपको पता है न मैंने कितनी मेहनत करी थी। वही आरव ये सुनकर बानी को देखकर बोलता है, मुझे माफ कर दो लेकिन उस समय मैं तुम्हें उस सांझ के साथ खुश नहीं देख पा रहा था। तुम मुझे छोड़कर उस सांझ के साथ रह रही थी। वो तुम्हारा जिस तरह से ख्याल रख रहा था, तुम्हारी मदद कर रहा था, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं अपने अलावा तुम्हें और के साथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने गुस्से में और अपनी जलन और अपने ईगो की वजह से मैंने तुम्हें उस कंपटीशन में जीत कर भी हरा दिया था। ये कहकर आरव बानी को देखने लगा जो गुस्से में आरव के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है, जिससे आरव कोई रिएक्ट नहीं करता है और न ही उसे आज गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता था जो उसने बानी के साथ किया था वो बानी के हाथ का एक थप्पड़ नहीं बल्कि बहुत थप्पड़ जड़ देता है। उसी के तो लायक है वो। अपने गुस्से और ईगो में उसने बानी की मेहनत में पानी फेर दिया था। आरव चुपचाप बानी को देख रहा था और वही बानी अब गुस्से में आरव के कॉलर को कस पकड़ कर कहती है, आप कितने ज्यादा सेल्फिश और बुरे हैं। बस आपको गुस्सा और जलन हो रही थी और आपने अपने ईगो की वजह से मेरी मेहनत और मेरे सपने को तोड़ दिया। आई एम सॉरी, आरव ने गिल्ट भर कर कहा, जिससे बानी आरव को गुस्से में देखती है और आरव को कहती है, अब आपके सॉरी कहने से मुझे क्या मिलेगा? आपने मेरा सपना पूरा खराब कर दिया है। वही ये सुनकर आरव बानी के हाथों को अपने हाथों में भरकर उसे देखकर बोलता है, मैं तुम्हारे हर सपना को पूरा करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश हर जिद को पूरा करूंगा। इनफैक्ट तुम जो भी कहूंगी वो बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सपने को अपना समझकर तुम्हारे साथ पूरा करूंगा, प्रोमिस। मुझे पहले शादी करनी है तो पहले मेरी शादी करवाए, बानी ने एकदम से मुंह बनाकर कहा, जिससे आरव कुछ समझ में नहीं आया और वो बानी को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगा और बोला, शादी? ए फ्लैट आगे, तुम भूल रही हो तुम मेरी वाइफ को, तो तुम कैसे और से शादी करने के बारे में सोच सकती हो? तुम भले ही मुझे माफ न करो लेकिन मैं तुम्हें को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आरव ने गुस्से में बानी से कहा, जिससे बानी आरव को देखकर मुस्कुरा रहा देती है और वही आरव उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर इरिटेट होते हुए बोला, ऐसे स्माइल करना बंद करो समझी, मुझे गुस्सा आ रहा है। स्माइल नहीं करूँ तो क्या करूँ क्योंकि अब मेरा खडूस वाला अपने अवतार में आ रहा है। बानी ने आरव के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, जिससे आरव बानी की कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए कहता है, तो जानती हो न अगर तुम मेरे अलावा और के बारे में सोचोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो अपने खडूस के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे तो उससे ही शादी करनी है और वो भी मेरी ड्रीमिंग क्रिश्चियन वेडिंग, बानी ने आरव से कहा। जिससे आरव के पर मुस्कान आ जाती है और बानी को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, तो चलो अभी तुम्हारी ये विश पूरा कर देता हूँ। रुकिए, बानी ने आरव को रोकते हुए कहा, जिससे आरव बानी को अपनी बाहों में उठाकर रुक जाता है, जिससे बानी आरव के गले में बाहें डालकर कहती है, हमारी शादी में सब लोग होने चाहिए, पहले की तरह नहीं जिसमें आप और मैं हमारे अलावा और को नहीं जानते थे। हमारी शादी में मेरे दोस्त और आपके भी दोस्त होने चाहिए। और हाँ, पहले मुझे एक सुंदर सी क्रिश्चियन वेडिंग गाउन वाली ड्रेस भी चाहिए, जिसमें सुंदर लगनी चाहिए। बानी की बात सुनकर आरव कहता है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब प्लीज हम अपने घर चले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है। लेकिन कल मैंने एक ऑर्डर लिया है, पहले उसे पूरा कर लेते हैं। प्लीज़, मैंने मेहनत से अपना कैटरिंग बिजनेस को शुरू किया है, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, बानी ने आरव को फिर से रोकते हुए कहा। जिससे आरव बानी को उस घर से बाहर ले जाते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं खुद देख लूँगा। हम अभी हमारे घर जा रहे हैं, अब तुम्हें जो चाहिए मैं सब कर दूँगा।
ये कहकर आरव मुस्कुराते हुए बानी को अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाने लगा और वही बानी भी आरव की बाहों में मुस्कुराते हुए आरव को देखने लगी। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़े मॉल में, बानी अच्छा तो लग रहा है, तू सच में सुंदर लग रही है। मेरी बात सुन, तेरी ये वेडिंग ड्रेस बहुत अच्छी और प्यारी लगेगी तुझ पर। तू फालतू में ड्रामे कर रही है, चल अब जल्दी चल, शाम को तेरी शादी है, तुझे तैयार भी होना है। निधि ने बानी पर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा क्योंकि आज बानी और आरव की शादी थी, लेकिन अभी बानी लास्ट टाइम में निधि के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस को चेंज करवाने के लिए आई थी क्योंकि जो ड्रेस उसने पहले ली थी अब उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए एक सेक्शन जहां पर सिर्फ सारी अंडरस्कोर स्टाइल की हर तरह ड्रेसेस थी और अभी उसी अंडरस्कोर सेक्शन में बानी ने तहलका मचा रखा हुआ था। हर ड्रेस को पहनकर उसे इधर उधर कर दिया था, जिसे बस चुपचाप सारी सेल्स गर्ल बस उठाकर अच्छे से रखने की कोशिश कर रही थी। वही बानी जो अब खुद भी बहुत सारी ड्रेसेस को ट्राई करके थक गई थी और अभी जमीन पर बैठ रोते हुए निधि से कहती है, आज मेरी शादी है और मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। मैंने बॉस से पहले ही कहा था कि मुझे अपनी शादी में अपने लिए सुंदर सी ड्रेस चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई भी ड्रेस अरेंज नहीं करी। मुझे ही खुद अपने लिए अपने शादी के लिए ड्रेस लेनी पड़ रही है। मैं आज शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे मेरी पसंद की ड्रेस नहीं मिलेगी। आखिर में बानी ने ये बात जिद में बोली, जिसे सुनकर निधि अपना सर पकड़कर उसके सर पर चपेट मारकर गुस्सा करते हुए बोली, तुझे पता है तुझे आरव सर ने और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। देख, आज तेरी शादी है, समझी, कोई मजाक नहीं जिसे तू करने से मना कर रही है। यार प्लीज जल्दी चल, देख तेरे लिए तेरी पसंद की ड्रेस आरव सर ने अरेंज कर दी है। मुझे अभी वीर सर ने खुद मैसेज करके बताया है, ये देख फोटो भी भेजी है। निधि ने बानी को अपने फोन पर मैसेज और साथ ही एक बहुत सुंदर वेडिंग ड्रेस दिखाते हुए कहा, जिससे ड्रेस को देखकर बानी की आंखें चमक गई, जिससे अब बानी निधि के साथ जल्दी से उस सेक्शन से बाहर आ रही थी। तभी गलती से निधि से टकरा गई थी, जिसे निधि सॉरी कहने ही लगी थी, लेकिन तभी घबरा कर चुप हो गई थी। वही निधि जिससे टकराई थी वो दिव्या जी, जो निधि को गुस्से में देख रही थी। दिव्या जी निधि को देखकर उसे कहती है, ओह अब तुम फिर से मेरे सामने आ गई। वैसे औकात तो नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की, लेकिन मेरे बेटे की वजह से तुम इस बड़े से मॉल में हमारी तरह मेरे बेटे के पैसे से अपने लिए शॉपिंग कर रही हो, इसीलिए तो फंसा कर मेरे बेटे से शादी करी है तुमने। वही निधि, जिसे दिव्या जी की बात बुरी लग रही थी और चुपचाप खड़ी हुई थी, लेकिन वही बानी को गुस्सा आ रहा था और वो दिव्या की बात सुनकर उसे कहती है, तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? क्या आप अपने हस्बैंड के पैसे से शॉपिंग नहीं करती हो? अब तुम कौन हो? दिव्या जी ने बानी से कहा, जिससे बानी मुस्कुराती हुई कहती है, वो आपके लिए जानने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप मेरी दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। जानती हूँ मैं आपको, आप निधि की सास हो, लेकिन आंटी जी सास है तो सास बनकर रहिए, न विलन वाली सास क्यों बन रही हो। और हाँ, मैं आपकी बहू की तरह शरीफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी, तो मुझसे बच कर ही रहिए। चल निधि, आज मेरे शादी है और ऐसे लोगों से और बहस करके मैं अपना मूड खराब नहीं करने वाली हूँ। कहकर बानी निधि का हाथ पकड़कर उसे दिव्या जी के सामने एटीट्यूड के साथ ले जाती है, जिससे दिव्या जी को ज्यादा गुस्सा बानी पर आ रहा है और वो तभी बानी के बारे में वहां खड़ी सेल्स गर्ल के बारे में पूछती है कि वो कौन है, जिससे उसे ये पता चलता है कि बानी आरव की वाइफ है, जो अपनी शादी के लिए वेडिंग ड्रेस लेने आई थी। ये मॉल आरव का था, जिस वजह से मॉल का ज्यादातर स्टाफ बानी को जान गया था, क्योंकि बानी आरव के साथ इस मॉल में पिछले दिनों से यहाँ पर आ रही थी। वही अब बानी के बारे में जानकर दिव्या जी डेविल स्माइल करते हुए बोली, ओह तो तुम आरव की वाइफ हो, तभी इतना एटीट्यूड है तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसे करने की जरूरत है उसे मुझे तुम्हारे बारे में बताना होगा। ये कहकर मुस्कुराने लगी।
वही खुराना मैंशन के गार्डन में हर जगह फूलों और चमकती हुई लाइटों से पूरा गार्डन डेकोरेट किया हुआ है। साथ ही जमीन पर बहुत सारे रेड कलर के प्यारे प्यारे बैलून थे। वही आरव जिसने वाइट कलर का थरी सूट पहना हुआ था, हाथों में एक लग्जरी वीक और साथ ही अपने कोट से डायमंड का ब्रोच पहनकर आरव एक किंग की तरह हैंडसम और हॉट लग रहा था। वही वीर जिसने ब्लैक कलर का थरी सूट पहना हुआ था, वो भी काफी हैंडसम लग रहा था। वीर आरव को हक करते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आज तेरी वाइफ से तेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। वही आरव वीर को अपने आप से प्यार करते हुए उसे चिढ़ते हुए कहता है, कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे चिपका मत कर, समझा? थोड़ा दूर से बात कर सकता है तू। ये क्या बात हुई? तुझे दोस्त की तरह झप्पी डाल रहा हूं, न कि तेरी वाइफ की तरह। वीर ने मुंह बना दिया। कह मुंह बंद कर अपना, समझा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं ये बानी इतना टाइम क्यों लगा रही है। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की ड्रेस भेज दी है। आरव ने अपने वॉच पर टाइम देखकर बेसब्री से कहा, जिसे देखकर वीर बोलता है, अरे आ जाएगी, तेरी ही बीवी की शादी है तो फिक्र क्यों कर रहा है? वैसे तेरी बीबी कमाल है यार, दोबारा शादी कर रही है तेरे साथ, और वो भी क्रिश्चियन वेडिंग। वैसे इसमें तू उसे सबके सामने अंडरस्को भी कर सकेगा। और एक मेरी प्यारी सी वाइफ है जो एक शादी के लिए भी मैंने उसे जबरदस्ती रेडी किया था, और अंडरस्को तो दूर लोगों के सामने हाथ भी पकड़ने नहीं देती है। मुझे लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। तेरी बीवी मुझे और मेरी बीवी तुझे मिलनी ही थी। वही वीर बड़बड़ की तरह बोला जा रहा था, इस बात से अनजान कि उसकी बात सुन रहा के हाथों की मुट्ठी कस गई थी और वो गुस्से में एक पंच उसकी मुंह में मार देता है, जिससे वीर नीचे जमीन पर गिर जाता है और नज़र उठाकर आरव को देखता है, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नज़र से घूर रहा था, जिससे वीर थोड़ा घबरा गया। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दिस स्टोरी।